नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारे अति महत्वपूर्ण शेखावाटी मिशन 100 के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा अध्याय 9 और अध्याय 9 औपनिवेशिक शहर। हमारा टॉपिक का नाम है औपनिवेशिक शहर। तो हम इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं पहले। एबेसेदा वाले, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? इसमें साल देखनी है अपन को। तो इसके लिए 1872 का साल था वो। तो ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1872। ध्यान रखें। दशकीय जनगणना की नियमित शुरुआत कब हुई? तो ये 1881 से हुई थी। ये 1881 है, ऑप्शन द। इसमें 18 है, 81 कर ले। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? ये भी साल बतानी है अपन को कि सर्वे ऑफ इंडिया यानी सर्वेक्षण विभाग था, उसका गठन साल थी 1878। 1878 में। प्रारंभ में मुंबई कितने टापुओं का इलाका था? तो स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 60 टापू थे इसमें। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सा शहर था? औपनिवेशिक भारत यानी अंग्रेजी शासन के टाइम वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? तो मुंबई उस समय वाणिज्यिक राजधानी थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1869 में किस नहर में आवागमन शुरू हुआ था? नहर कौन सी थी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1869 में खुली या आवागमन शुरू हुआ? तो वो थी स्वेज नहर। स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वेज नहर। मुंबई अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और कैसे प्राप्त हुआ? मुंबई एक प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत। ये कब अंग्रेजी शासन को मिला? तो 1661 में ब्रिटेन में महाराजा ने कंपनी को किराए पे दिया था और ब्रिटिश सम्राट को ये पुर्तगाल से दहेज में मिला था। मध्यकालीन शहरों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती थी? मध्यकाल में एक अधिकारी होता था जिसका काम होता था शहर की व्यवस्था को बनाए रखना। उस अधिकारी का नाम था कोतवाल। कोतवाल नाम का अधिकारी। नेक्स्ट जो 3 नंबर का प्रश्न है, किस वायसराय ने कब शिमला में अधिकृत रूप में काउंसिल स्थानांतरित की थी? तो ये वायसराय थे जॉन लॉरेंस और साल थी 1864 की। नेक्स्ट जो 4 नंबर प्रश्न है वो अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर व्यापारिक चौकी कहाँ स्थापित की? 1639 में मद्रास में, जिसे स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम, नाम क्या रखा? चेन्नापट्टनम कहते थे। और कंपनी ने यहाँ बसने के अधिकार तेलुगु सामंतों एवं काला हस्ती के नायकों से खरीदा था। पेठ शब्द का अर्थ क्या था? तत्कालीन समय में पेठ शब्द का क्या अर्थ था? तो ये एक तमिल शब्द था जिसका अर्थ होता था बस्ती। बस्ती अर्थ होता था इसका। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ और इसका क्या परिणाम निकला? तो प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला, इनके बीच हुआ। सिराजुद्दौला के मध्य, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हो गई थी और कंपनी की विजय। कलकत्ता की स्थापना किन गांवों को मिलाकर की गई थी? तो कलकत्ता नगर की स्थापना सुतानाती और कोलकाता और गोविंदपुर, ये नगर थे, इनको मिला के की गई। कोलकाता में गवर्नमेंट हाउस के नाम से महल किसने बनवाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे, जो बाद में गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी बन गया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 9 नंबर, लॉटरी कमेटी की स्थापना कब और क्यों की गई? 1817 में कोलकाता में नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी और इसे कहा गया लॉटरी कमेटी। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम का निर्यात किस बंदरगाह से करती थी? तो मुंबई बंदरगाह से अफीम का निर्यात किया जाता था। आयात किसी भी वस्तु को मंगवाना और निर्यात का मतलब होता है भेजना। तो मुंबई बंदरगाह से अफीम भेजी जाती थी। 11 नंबर प्रश्न अपना होगा, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित या स्थापत्य की कौन कौन सी शैलियों से भवन बनाए गए? तो नवशास्त्रीय शैली थी, नियोक्ताक्लिक शैली, नवगोथिक शैली, शैलियों के नाम है ये। नवशास्त्रीय शैली, नवगोथिक शैली और इंडो सोरेसिक शैली, ये शैलियाँ थी औपनिवेशिक काल में यानी अंग्रेजी स्थापत्य कला की।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 12 नंबर की, नव गोथिक स्थापत्य शैली से भारतीयों ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो इसमें देख लेते हैं हम। कोसवाजी जहांगीर ने यूनिवर्सिटी हॉल का निर्माण करवाया था, एक इमारत। दूसरी देख लेते हैं, प्रेमचंद रायचंद ने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण करवाया और उसका नाम उनकी माँ के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया। लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लेते हैं अब हम। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बस्तियां वस्तुओं के संग्रह का केंद्र थी, इसलिए यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इनकी किलेबंदी की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा 2 नंबर, मद्रास, कलकत्ता या मुंबई की कंपनी की आबादी क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? तो मद्रास को फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता को फोर्ट विलियम और मुंबई को फोर्ट। 3 नंबर प्रश्न होगा, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? तो देख लेते हैं, यूरोपीय लोगों के रहने के स्थान व्हाइट टाउन कहलाते थे, रहने के स्थान व्हाइट टाउन, और भारतीय लोगों के रहने का जो स्थान होता था वो ब्लैक टाउन कहलाते थे। कानपुर एवं जमशेदपुर औद्योगिक शहर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? कानपुर चमड़े की वस्तु, सूती ऊनी कपड़ों के लिए जाने जाते थे, तो जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता था। टाटा स्टील एंड कंपनी, जमशेदपुर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा वो 5 नंबर का, औपनिवेशिक काल में स्थापित 2 हिल स्टेशनों का उल्लेख कीजिए। हिल स्टेशन यानी पर्वतीय जगह, हिल स्टेशन पर्वतीय सैरागाह की स्थापना का संबंध ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से था। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के समय की गई थी। माउंट आबू एवं दार्जिलिंग की स्थापना की गई। 19वीं सदी के दौरान औपनिवेशिक शहरों में महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध थे। इस कथन की पुष्टि करनी है कि महिलाएं पत्र पत्रिकाएं, आत्मकथा और पुस्तकों के माध्यम से समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना शुरू कर दी थी। समय बीतने पर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लग गई थी। वे नौकरानी, फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी एवं फिल्म कलाकारों के रूप में सामने आने लग गई थी। 7 नंबर हमारा प्रश्न होगा कि आंकड़ों के वर्गीकरण और एकीकरण में जनगणना कमिश्नर के सामने कौन सी कठिनाई आती थी? तो गलत सूचना देते थे, ये एक बड़ी कठिनाई थी। व्यक्ति अपने आप को सम्मानित करने के लिए व्यवसाय की सही जानकारी नहीं देते थे। दूसरा, मृत्यु दर एवं बीमारियों से संबंधित जानकारी भी गलत दी जाती थी। तो ये कारण था कि आंकड़ों के वर्गीकरण और एकीकरण में जनगणना करने वाला जो अधिकारी था, जनगणना कमिश्नर, उसके सामने कठिनाई उत्पन्न हो जाती थी। स्थापत्य शैलियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं? स्थापत्य शैलियाँ, तो शैलियाँ तथा इमारतें उन लोगों की सोच के बारे में बताती हैं जो उन्हें बनाते थे, यानी उस कारीगर की सोच को दर्शाती थी शैलियाँ। इससे अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है। इमारतों के माध्यम से शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। वे राष्ट्रवाद एवं धार्मिक वैभव के प्रतीक हैं। आमार कथा यानी मेरी कहानी किसने लिखी और ये किस पे आधारित है? ये विनोदिनी दासी ने लिखी, जो कि बंगाली रंगमंच की अदाकारा थी, और इसने समाज में औरतों की समस्याओं पर केंद्रित भूमिकाओं के बारे में इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट जो 10 नंबर हमारा प्रश्न है वो है, अंग्रेजों द्वारा यूरोपीय शैली में स्थापत्य निर्माण के पीछे क्या मंशा थी? अंग्रेजों ने यूरोपीय शैली में स्थापत्य कला का निर्माण किया तो उसके पीछे की मंशा क्या थी? तो अजनबी देश में जान पहचान या भूदृश्य रचने और उपनिवेश में घर जैसा महसूस कराना। दूसरा, यूरोपीय शैली को वे श्रेष्ठ मानते थे, अधिकार और सत्ता का प्रतीक मानते थे। यूरोपीय शैली के भवन भारतीय प्रजा और स्वामियों के बीच के फर्क को दर्शाते थे। ये कारण थे कि अंग्रेज यूरोपीय शैली में ही स्थापत्य कला का निर्माण करवा रहे थे, यानी भवनों का निर्माण करवा रहे थे। भारतीय व्यापारियों को नव गोथिक शैली रास क्यों आई? भारतीय व्यापारी थे, उनको नव गोथिक शैली रास आ रही थी। तो क्या कारण था? उनको लगता था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारकों की तरह उनकी भवन निर्माण शैली भी प्रगतिशील है और कारण मुंबई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी, और इसी कारण मुंबई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी, ऐसा व्यापारियों का मानना था। गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहाँ बनाया गया तथा इसका निर्माण किस शैली में हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में मुंबई में गुजरात शैली में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस लिए किया गया था? तो जॉर्ज पंचम
और उनकी पत्नी के स्वागत के उपलक्ष्य में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। चोल किन भवनों को कहा जाता था? चोल मुंबई में खास इमारतें होती थी, उनको कहा जाता था चोल। देख लेते हैं हम किसे कहा जाता था। तो मुंबई में खास तरह की इमारतों को चोल कहा जाता था। वे बहुमंजिला इमारतें थीं जिनमें एक एक कमरे आवासीय इकाइयाँ थीं, जिनके सारे कमरों के सामने खुला बरामदा होता था, गलियारा होता था और बीच में दालान होता था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय यानी थोड़ा उत्तर बड़ा लिखना है। ये 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभालने पर क्यों रखे जाते थे? औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? तो व्यवसायिक मामले चलाने के लिए ब्यौरा रखा जाता था। बड़े शहरों में जीवन की जो गति एवं दिशा थी उस पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण करवाते थे। सांख्यिकी आंकड़े एकत्र करके परिवर्तनों को जानने का प्रयास करते थे। औपनिवेशिक शहरीकरण को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं? तो शहरों के फैलाव पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की जो गिनती है वो होनी चाहिए ऐसा उनका मानना था कि जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया और जो नियमित जनगणना हुई वो सबसे पहले 1881 में शुरू हुई। जनगणना से ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने की जानकारी उपलब्ध होती है। इससे उम्र, जाति, लिंग और व्यवसाय की जानकारी प्राप्त हो जाती। औपनिवेशिक काल में हिल स्टेशनों की स्थापना क्यों की गई थी? तो ये देख लेते हैं हम। हिल स्टेशनों यानी जो पर्वतीय जगह थी घूमने की, तो भारतीय पहाड़ों की जो मृदु और ठंडी जलवायु थी उसका फायदे की चीज़ माना जाता था। तो अंग्रेज इसके लिए औपनिवेशिक काल में हिल स्टेशन बनाते थे। हिल स्टेशनों को के रूप में विकसित किया गया जहां सिपाहियों को विश्राम एवं इलाज के लिए भेजा जाता था। दूसरा, हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी। चौथा पॉइंट था कि हिल स्टेशन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ चाय और कॉफ़ी के बागान थे। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया? इन्होंने एजेंट तथा बिचौलियों के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। दूसरा पॉइंट हम देंगे कि ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दालानी मकान बनाए गए। भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहरों में बड़ी ज़मीन खरीदी गई। अंग्रेज़ों को प्रभावित करने के लिए त्योहारों और दावतों का आयोजन करते थे। मंदिर बनवाते और उनको संरक्षण देते थे। दुभाषीय के रूप में अंग्रेज़ों के समक्ष एक नई पहचान बनाते थे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 5 नंबर की 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ? तो अब देख लेते हैं हम इसको कि राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने जो नगर थे जैसे लाहौर है, दिल्ली है, आगरा को राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया था एवं मद्रास, कोलकाता एवं मुंबई का उदय हुआ था। ये नए नए शहर बने, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। नई क्षेत्रीय ताकतों के विकास में लखनऊ, हैदराबाद, सेरीगपट्टम, पुन्ना आदि शहरों का महत्व बढ़ा। नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाई और सैनिकों के रूप में रोजगार प्राप्त होने लगा। स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के अधिकारियों ने कस्बे एवं गंज जैसे शहरी बस्तियों को बसाया। व्यापारी, प्रशासन और शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शिल्पकार पुराने केंद्रों से नए शहरों की ओर जाना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले तरह तरह के सार्वजनिक स्थान कौन से थे और उनके उद्देश्य क्या थे? शहरों में व्यापारिक गतिविधियों, माल गोदाम बनाकर रखते थे। शहरों का बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करना, शहरों के नक्शे बनाए गए, आंकड़े इकट्ठे किए गए, सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते थे। शहरों में रख रखाव के लिए नगर पालिकाएँ बनाई गई। जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शहरों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया जिन्हें क्रमशः सिविल लाइन और देशियों का क्षेत्र कहा जाता था। शहरों में घोड़ा गाड़ी, ट्राम, बसें, सार्वजनिक पार्क, सिनेमा हॉल, रंगशालाएं एवं शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं खोली गई। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो 7 नंबर 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थी? तो नगरों को समुद्र के निकट बसाना ताकि व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हो सके सबसे बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट जो चिंता थी वो थी कि सुरक्षा की चिंता, कि
इनके लिए पुराने शहरों के आसपास के चारागाह एवं खेतों को साफ कर दिया गया था और सिविल लाइन के नाम से नए जो शहरी क्षेत्र थे विकसित किए गए, जहां केवल यूरोपीय लोग ही रह सकते थे। शहरों को नक्शे से तैयार किया गया। नगरों की जो व्यवस्था के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन करना, जन स्वास्थ्य पे ध्यान देना, शहरों के रखरखाव के लिए पर्याप्त धन जुटाना, 5वां पॉइंट अपना। अब नेक्स्ट 8वां जो प्रश्न होगा वो है 18वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में औपनिवेशिक सरकार ने नगरों के लिए मानचित्र तैयार करने पर ध्यान क्यों दिया। तो ब्रिटिश सरकार को लगता था कि किसी स्थान की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए मानचित्र जरूरी होते हैं ताकि जानकारी के आधार पर नियंत्रण बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि शहरों के विकास की योजना तैयार करने एवं सत्ता को मजबूत करने के लिए मकानों की संघनता, घाटी की स्थिति और सड़कों की स्थिति को व्यावसायिक संभावनाएं बढ़ती हैं और राजस्व प्राप्ति के संसाधनों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए थे। तो पुराने शहरों में विद्यमान सामंजस्य और जान पहचान का अभाव था। शहरों में मिलना जुलना सीमित हो गया था। दूसरा जो पॉइंट करेंगे वो शहरों में नवीन सामाजिक समूह का उदय हुआ जिन्हें मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कलरक, शिक्षक, वकील थे और ये वर्ग बौद्धिक दृष्टि से संपन्न वर्ग था। तीसरा पॉइंट बनाएंगे कि नए शहरों में महिलाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध थे और ये पत्र पत्रिका, आत्मकथाएं, पुस्तकों के माध्यम से समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी इन्होंने शुरू कर दी। चौथा पॉइंट करेंगे मजदूर और कारीगरों के लिए शहरी जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। रोजगार की गारंटी भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने पृथक संस्कृति की रचना कर ली जिसमें वे उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित करते थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 10 नंबर कि औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे। यानी अंग्रेजी शासनकाल में मद्रास जो एक प्रांत होता था वहाँ पे शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे। तो मद्रास का विकास अनेक गांवों को मिलाकर किया गया था जिससे उनमें ग्रामीण और शहरी तत्वों का समन्वय था। विविध प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले अनेक समुदाय यहाँ आए और बस गए। दूरभाषीय गोरों और कालों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। वेलासार नवीन अवसरों का लाभ उठाने वाली ग्रामीण जाति थी। तेलुगु, कोमाटी अनाज व्यापारी थे। गुजराती भी बंकर के रूप में यहाँ आकर बस गए थे। 11 नंबर हमारा प्रश्न होगा कि कोलकाता का नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के कार्यों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। क्या आज भी उस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है या कोई समस्या वो हल की जा सकती है उससे। कलकत्ता नगर की समुचित व्यवस्था को देखते एवं कार्यों में सुधार के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता होने पर जनता को लॉटरी बेचकर धन जुटाने का कार्य करती थी ये लॉटरी कमेटी, तथा वर्तमान में नगर निगम जो कार्य करती है वही कार्य लॉटरी कमेटी करती थी। वर्तमान में जो बड़े शहरों में नगर निगमों में जो नगर निगम करता है वो ये उस समय की लॉटरी जो कमेटी थी वो करती थी। तो शहर का नक्शा बनवाया ताकि कोलकाता को एक नया रूप दिया जा सके। शहर में सड़कें बनवाना, जन स्वास्थ्य की सुविधाएं जुटाना, शहर को साफ सुथरा करने के लिए अवैध जो कब्जा था उसको हटाया गया, ये व्यवस्था की गई। लॉटरी कमेटी वही कार्य करती थी जो वर्तमान में नगर निकायें करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कमेटी वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो इसकी प्रासंगिकता को हमने देख लिया कि लॉटरी कमेटी किस प्रकार काम करती थी, वर्तमान में जो नगर निगम या नगर की जो स्वायत्त संस्थाएं वो करती हैं। औपनिवेशिक काल में प्रचलित स्थापत्य कला शैलियों की विशेषता का उल्लेख करना है तो हम देख लेते हैं इसको। नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल जो स्थापत्य कला थी वो क्या थी। इस शैली में बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचना का निर्माण होता है। ये शैली प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से मिलती जुलती है और इस शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण ये उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल है। इस शैली में निर्मित भवन 1833 में निर्मित किया गया, वो था मुंबई टाउन हॉल। नव गोथिक शैली, इस शैली में ऊंची उठी हुई छतें होती हैं, नोकदार मेहराब होती हैं और बारीक साज सज्जा इस शैली की विशेषता है। और इस शैली का जन्म गिरजों में हुआ था, गिरजाघरों में हुआ। इस शैली से निर्मित जो भवन है उसको देख लेते हैं कि सचिवालय बना, मुंबई विश्वविद्यालय बना और उच्च न्यायालय एवं विक्टोरिया जो टर्मिनल है उसकी बिल्डिंग इसी तरह से बनी हुई है नव गोथिक शैली में। तीसरी जो शैली है उसको हम देख लेते हैं इंडो सैरासिक शैली।
इसमें भारतीय यूरोपीय दोनों शैलियों का मिश्रित रूप है। इसमें इंडो शब्द जो हिंदू का संक्षिप्त है, जबकि सोरेसेन शब्द यूरोप के लोग मुसलमान को संबोधित करने के लिए करते थे। इस शैली में गुंबद बने, छतरियाँ बनी, जालियाँ बनी और इस शैली में निर्मित भवन का जो हम उदाहरण दें तो गेटवे ऑफ इंडिया और जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित ताज होटल मुंबई, ये हमारे शेखावाटी मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न चले। आपके मार्क्स बढ़ाने में ज़रूर हेल्प करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।